आपने जब अपना रिजल्ट देखा एंड अभी, तो क्या इसमें एक डिफरेंस है? अभी भी मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ। रिज़ल्ट आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी विशेज़ आ रही हैं, इतने कॉल्स आ रहे हैं। ऑनेस्टली मैंने कभी अपने फ़ोन में इतने मैसेजेस और कॉल्स देखे भी नहीं। तो आपने अपनी स्ट्रैटेजीज में किस तरह के चेंजेस आप लेकर आई? फॉर एनी एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं सबको पता है कि आपका मेंस बहुत अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए बिफोर यू आर अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स। क्या आप में इस तरह के कोई थॉट्स थे कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, इस कम्युनिटी के लिए कोई स्पेशल वर्क या रिफॉर्म करना चाहूँगी? प्रिपरेशन के दौरान तो मेरा एक ही मोटिव था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहूँगी। तो क्या आपके ऐसे कुछ वन पॉइंट स्ट्रैटेजी थे कि नहीं, मुझे इसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है? एक ही स्ट्रैटेजी जो कई बार दोहराई जा चुकी है कि आप कम से कम सोर्सेज रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। अलग अलग टॉपर्स, अलग अलग कहानियाँ। आज मैं आपको यूपीएससी सीएसई 2024 की एक ऐसी टॉपर से मिलाने वाली हूँ जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं एंड यहाँ पर इन्होंने ये प्रूव किया कि एक सिंगल गर्ल चाइल्ड होना कोई लाइबिलिटी के जैसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मिलाती हूँ सिमरन मैम से, जिन्होंने सीएसई 2024 में 66 रैंक हासिल की है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको। मैम, आप अभी कैसा फील कर रही हैं? आपने जब अपना रिजल्ट देखा एंड अभी, तो क्या इसमें एक डिफरेंस है? अभी भी मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ। रिज़ल्ट आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी विशेज़ आ रही हैं, इतने कॉल्स आ रहे हैं। ऑनेस्टली मैंने कभी अपने फ़ोन में इतने मैसेजेस और कॉल्स देखे भी नहीं। तो अभी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकल रहा है। अभी बिल्कुल थैंकफुल मोड में मैं हूँ और सभी के लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड और उनकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। जैसे कि मैम आपने बताया कि आपका थर्ड अटेम्प्ट था एंड इसके फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ एंड ये आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुली आपने तीनों स्टेजेस जो है वह क्लियर कर लिए एंड आपकी रैंक 66 आ गई। तो आपने अपनी स्ट्रैटेजीज में किस तरह के चेंजेस आप लेकर आई कि अनसक्सेसफुल मेरे अटेम्प्ट थे और यहाँ से मैंने ये लर्निंग्स ली? मैंने कई बार ये मेंशन भी किया है कि इन मेरे पहले 2 अटेम्प्ट्स में आई वाज नॉट वेरी ऑनेस्ट विद द प्रिपरेशन। मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट भी नहीं थी। तो फॉर एनी एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं सबको पता है कि आपका मेंस बहुत अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए बिफोर यू आर अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स। तो मेरे तो नोट्स वगैरह भी इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में और मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट भी थी। तो इस अटेम्प्ट में मैंने जो चेंजेस किए अपने आप में, वो था फर्स्ट कंसिस्टेंसी। मैंने अपनी कंसिस्टेंसी पे बहुत काम किया। मैंने ये इंश्योर किया कि अगर मैं आज 8 या 10 घंटे नहीं पढ़ रही तो मिनिमम 5-6 घंटे तो पढूं। और इसके अलावा मैंने एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश की कि कोई पर्टिकुलर स्टेज है, कोई जैसे मेंस की स्टेज है, उसका इतना वास्ट जो सिलेबस है, एज ए डीएम वो मेरे लिए समझना, जानना, वो बातें जानना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। तो उनको जब मैंने समझा तो मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं लगे, मुझे वो एक प्रॉब्लम लगी जो एक डीएम को दी गई है, जिसके लिए उसको कुछ पता होना चाहिए, तभी वो उसको सॉल्व कर सकता है। तो मैंने जब अपना परसेप्शन चेंज किया इन स्टेजेस को लेके, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। डेफिनेटली मैम। एंड इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं इस बात को हमेशा सोचता है कि आफ्टर जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, मैं इस तरह के रिफॉर्म्स सोसाइटी में लाना चाहती हूँ। क्या आप में इस तरह के कोई थॉट्स थे कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, इस कम्युनिटी के लिए कोई स्पेशल वर्क या रिफॉर्म करना चाहूँगी? एक्चुअली प्रिपरेशन के दौरान तो मेरा एक ही मोटिव था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहूँगी। जहाँ भी मैं काम करूँ, जैसे भी मैं काम करूँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सभी के साथ एक कोऑर्डिनेटिंग वे में मैं काम करूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसको और मोटिवेट करने की ज़रूरत है टिल ग्राउंड लेवल। जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, अगर मैं ग्राउंड लेवल तक के ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को मोटिवेट कर पाऊँ अपना काम ऑनेस्टली और पूरी ईमानदारी से करने के लिए, तो आई थिंक अपने आप हर सेक्टर के लिए इम्प्रूवमेंट होगी। बट मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने एट द एंड आईएफएस अपनी फर्स्ट चॉइस रखी है एंड होपफुली आई विल गेट इट। बट मैं अपना काम वहाँ भी इतनी ही ईमानदारी से करूँगी। इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा क्या था कि जिसने आपको इंस्पायर कर रखा हमेशा कि चलो मुझे अभी 2 अटेम्प्ट के बाद आपने गिव अप नहीं किया एंड सोचा कि नहीं, मुझे आगे जो है प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है? एक्चुअली मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ और हमेशा से मैं स्कूल में टॉपर रही थी। तो कहीं ना कहीं सबने ये चीज़ जोड़ ली थी कि आपको यूपीएससी करना है और आप बहुत अच्छा करेंगी। जो भी मुझसे मिलता था कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखता था।
तो वो एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, मेरे फ्रेंड्स का साथ है, मेरी पूरी फैमिली का साथ है, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था। डिस्पाइट ऑफ द फेलियर इन 2 अटेम्प्ट्स, मेरी फैमिली ने कभी मेरे चॉइसेस पे क्वेश्चन नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि कुछ और करियर देख लो। मैं खुद से ही सेकंड ऑप्शन भी ढूंढती थी, पर फैमिली फ्रेंड्स कभी किसी का कोई प्रेशर नहीं था। तो वो चीज़ मुझे लगती थी कि हाँ, शायद मैं कर सकती हूँ, तभी सब लोगों का इतना भरोसा है। डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट्स तो जी। हमें हमेशा ही चाहिए होता है। एंड इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज, मटेरियल एंड काफ़ी सारी हम स्ट्रैटेजी में भी चेंज करते हैं। तो क्या आपके ऐसे कुछ 1 पॉइंट स्ट्रैटेजी थे कि नहीं, मुझे इसी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है? एक्चुअली एक ही स्ट्रैटेजी जो कई बार दोहराई जा चुकी है कि आप कम से कम सोर्सेज रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, जितना आप किस लिए पॉसिबल हो सके। और मुझे तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी लगती थी, क्योंकि कम सोर्सेज आप पे ही कम बर्डन है, और उन्हीं कम सोर्सेज को बार बार पढ़ के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने करी, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, और इंटरव्यू के लिए भी मैंने अपने वही बेसिक सोर्सेज को ही रिवाइज किया, जितना मेरे डैफ और मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड था। ऑल्सो आई एम अ सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स को इस चीज़ पे बहुत बहुत प्राउड है, और अब मेरे अराउंड जितने लोग हैं, मेरे गांव में जितने लोग हैं, उनको भी इस पे बहुत प्राउड है। मेरे पापा इसके लिए स्पेशली मेंशन करते हैं, उनको लगता है कि लोगों को भी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। लड़का लड़की में जो फ़र्क सोसाइटी में आम तौर पर देखा जाता है, उसको नहीं मानना चाहिए, और आई थिंक मेरे यहाँ पर बैठने से एक मैसेज जाएगा, तो होपफुली लोग इस चीज़ को समझें, जिनके दिमाग में ये इस चीज़ को लेकर डिफरेंसेस रहते हैं। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें अपना ये प्रेशियस टाइम दिया, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको PW ओनली आईएएस की तरफ से। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, PW ओनली आईएएस से मेरी एसोसिएशन इंटरव्यू के टाइम पे बनी। तब मैंने यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल किया था, और मुझे यहाँ से 2 मॉक मिले थे, एक 1-to-1 और एक पैनल मॉक। मुझे दोनों ही मॉक्स में काफ़ी एनरिचिंग फीडबैक मिला। मेरे लिए इंटरव्यू एक थोड़ी टफ स्टेज थी, क्योंकि ऐसे सबको फेस करना और वहाँ पर ऑन द स्पॉट आंसर देना, तो हर मॉक में मैं सोचती थी कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी और कमियाँ पता चले, और ओनली आईएएस ने भी वही मेरे लिए एक कंट्रीब्यूशन किया। और मुझे एक और चीज़ इनकी अच्छी लगी थी कि जब मैंने फुल पैनल मॉक दिया था, तो एक थर्ड आई करके भी एक ऑप्शन था। तो वहाँ पर एक मेंटर होते हैं जो बाहर से आपका इंटरव्यू रिकॉर्डेड देखते हैं, और वहीं उसी टाइम आपको फीडबैक देते हैं। उन मेंटोर ने भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया, तो थैंक यू सो मच टू द कोचिंग ऑल्सो। समटाइम्स क्या होता है ना कि हम यूपीएससी का जब इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिस पे हम स्टक हो जाते हैं, कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा। क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया था? एक्चुअली मैंने ये यूपीएससी के इंटरव्यू में भी फेस किया था, और ओनली आईएएस के मॉक में भी, और वहाँ पे मुझे फीडबैक यही मिला था कि अगर आपको कहीं नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा उसको ज़बरदस्ती अटेम्प्ट मत करिए। आपकी डिसऑनेस्टी नहीं दिखनी चाहिए कि आपको आता नहीं है, फिर भी आप ट्राई करे जा रहे हैं। तो ऐसा मेरे साथ मेन इंटरव्यू में भी हुआ। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कि आप क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं कि की जाए। और वैसे मैंने इस पर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, बट ऑन द स्पॉट मैं थोड़ी नर्वस हो गई, और मुझे वो याद नहीं आया। तो मैंने उन्हें कहा कि सर अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। तो वो काफ़ी कोर्डियल थे, उन्होंने बोला इट्स ओके, आप उसी से रिलेटेड उन्होंने फिर कुछ और क्वेश्चन पूछा। एंड मैम अभी इस बार जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? यही एडवाइस होगी, वो कोई भी फॉर्मेट चूज़ करें, कोचिंग, नॉन कोचिंग, बस अपनी जो वो शेड्यूल बनाएं, अपनी जो वो प्लानिंग रखें, उससे ऑनेस्ट रहें, उससे कंसिस्टेंट रहें, तभी वो रिजल्ट्स आगे देख पाएंगे। तो यही मेन एडवाइस है जो स्टार्ट करें उनके लिए। थैंक यू सो मच मैम, एंड उम्मीद है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट हमें इस बार देख रहे हैं, वो ये भी सोचेंगे कि कल को वो भी आके अपनी जो स्ट्रैटेजी है वह शेयर करें, एंड बाकी जो फ्यूचर में जो जनरेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगी उसको इंस्पायर करेंगे। थैंक यू सो सो मच मैम। थैंक यू सो मच।